नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये पॉलिटी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मतलब 100 एमसीक्यूज हैं और ये सभी पॉलिटी के हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे ढंग से पढ़ रखा है तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसके सहारे आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट का यही पर्पज़ भी होता है। वीडियो के माध्यम से आप उसे बेहतर तरीके से देख पाएंगे और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिखेगा आपको। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुक कर आप ये जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कम से कम उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है। आपको एक पैसा नहीं देना है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर मिलेंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से बात स्टार्ट होती है, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य, नीचे एक सेंटेंस है, उससे संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो सेंटेंस है ये असल में एक प्रावधान है जो कि संवैधानिक प्रावधान है और आपको ये बताना है कि ये कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब ये भारतीय संविधान का हिस्सा कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बना है। तो देखिए इस प्रावधान को सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उसकी लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी, ये दोनों जो प्रावधान है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। नीचे दिया हुआ है पांचवां अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का है, छठवां अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 का है, सातवां अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 का है और इसमें से कोई नहीं, ये भी एक विकल्प है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ही सही है, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, कुछ भी तो सही नहीं है। असल में ये जो प्रावधान आप देख रहे हैं ये यहाँ पर किसी भी 5वें, 6वें और 7वें अमेंडमेंट एक्ट का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जोड़ा कहाँ से गया है, ध्यान से देखकर बताइए। ये 8वां है, 8वां संशोधन है। 8वें संशोधन को किया गया था, जो 8वां अमेंडमेंट है वो 1960 में आता है और इसी के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है। और 10 साल के लिए जब बढ़ोतरी की जाती है विधानसभाओं और जो लोकसभा वाला क्षेत्र है वहाँ पे प्रतिनिधित्व की, तो 10 साल का मतलब होता है कि 1970 तक, इसकी जो रेंज है वो 1960 से 1970 वाली है। इस प्रकार से हमने देखा। तो कुल मिलाकर ये 8वें नंबर का है और इसकी जो डेट है वो 1960। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका आंसर डी था। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें यह कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। आर्टिकल 352 दिया हुआ है और इसमें प्रावधान है आपातकाल की उद्घोषणा का, मतलब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का। उसके बाद 357 जो आर्टिकल नंबर 357 है उसमें आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 है उसके उपबंधों का निलंबन कर दिया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। और 360वां जो आर्टिकल है उसमें यह कहा गया कि वित्तीय आपातकाल के बारे में उसमें उपबंध दिए हुए हैं, मतलब प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा गलत है और जो गलत है वही हमें चुनना था। पहला और तीसरा सही है, पहले तीसरे में कोई समस्या नहीं है। दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि ये जो प्रावधान है ये 358वें अनुच्छेद में है, मतलब आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं उनके उपबंधों का निलंबन हो जाता है और ये वाला जो प्रावधान किया गया है वो 358वें अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ पर 357 दिया है, इसीलिए ये गलत है। हमने बी को चुना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि 1786 का जो एक्ट था उसके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। 1786 के अधिनियम से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल इस नाम से संबोधित किया गया और इसी के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसी के तहत कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया और यही जो अधिनियम था इसी के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी और मजबूत हो गया। तो ये जितने भी प्रावधान आप देख रहे हैं इसमें से 1786 वाला जो अधिनियम था, मतलब उस समय का, उसके बारे में जो सही हो उसका चुनाव आपको करना है। नीचे जो विकल्प है उन्हें आप देख रहे हैं। एक डी वाला विकल्प भी है जिसमें कहा गया कि कोई सही नहीं है और ये पूरा प्रश्न है और इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी जो है वो ये जो अधिनियम आप देख रहे हैं 1786 वाला, इसमें सही नहीं बैठता है। ये सब प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? ये रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो बनकर आता है, मतलब पहले ये पद जो था ये बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था
और उसके बाद जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी है उनकी शक्तियों को कम करके उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, ये वाला प्रावधान था। इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करना अलाउड नहीं था। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार वगैरह नहीं ले सकते थे, ये सब नहीं था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जो शिकंजा है उसको कसे रहती थी। तो ये सारे प्रावधान जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के हैं और पहली बार शासन को नियमित करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसी एक्ट के द्वारा किया गया। पहली बार व्यवस्थित शासन करने की जो अवधारणा है वो यहीं से आती है। तो इसे हमने देखा, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का जो यहाँ पे कैबिनेट है उसकी बात हो रही है, तो उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा डिपार्टमेंट किसको सौंपा गया था वही दिया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, जॉन मथाई रेलवे परिवहन, सरदार बलदेव सिंह स्वास्थ्य और रफ़ी अहमद किदवई वाणिज्य। इस प्रकार से दिया है। इसमें से जो गलत है वो आपको चुनना है, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है, पहला और दूसरा सही। ठीक, तीसरा चौथा गलत क्यों है? सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग संभाल रहे थे और रफ़ी अहमद किदवई को अगर आप देखें तो ये जो संचार माध्यम होता है यानी कम्युनिकेशन वाला सेक्टर, वो वाली जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये दोनों गलत दिया है। इसके बाद पांचवें नंबर के प्रश्न को देखें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो नीचे दिया है, इसके तहत भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया और इसी के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत डोमिनियन में, केवल भारत डोमिनियन में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 से जो भारतीय रियासतें हैं उन पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई और उनके सामने वही विकल्प रखे गए थे कि भाई आप चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं। ये ब्रिटेन का प्रावधान था, भारत सरकार का नहीं। भारत सरकार तो चाहती थी कि एक अखंड राष्ट्र की स्थापना हो जिसमें कि देशी रियासतें भी शामिल हो, और बाद में वही होता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इन्हें एक अलग जो स्वतंत्र मौका है वो दे रही थी। विभाजन के समय इनके सामने विकल्प रखा गया था कि आप पाकिस्तान की ओर जाना चाहें तो पाकिस्तान में जाइए, भारत की ओर जाना चाहते हैं तो भारत में जाइए, आज़ाद रहना चाहते हैं तो आप आज़ाद भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पांचवें नंबर के प्रश्न को आपने यहाँ पर देखा, ये पूरा है। और इसका जो पांचवा नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखकर बताइएगा। इसका हो जाएगा बी वाला, यानी पहला और तीसरा। सही ढूंढना था तो पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसमें दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर डोमिनियन की अगर बात की जाए तो दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था। यहाँ सिर्फ भारत का नाम दिया है, तो इसीलिए दूसरा वाला गलत है, बाकी सब एकदम सही। इसके बाद छठवें नंबर के प्रश्न को देखें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 396 होनी थी और इसमें से 297 सीटें ब्रिटिश भारत और 99 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो आप इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 6 को आप देख रहे हैं और इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन तीसरा वाला इसमें गलत है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार ये 1934 में पहली बार जो M.N. रॉय हैं उन्होंने रखा था और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से कि 296 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ये पूरा प्रावधान है जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946 फॉर 296 सीट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे उनको आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 का जो समय था उस समय संविधान सभा के चुनाव संपन्न होते हैं। अब उसी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, उसके परिणाम से संबंधित 3 स्टेटमेंट है, उसको देखकर आपको विचार करके बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो नीचे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये जो परिणाम निकलता है उसमें 206 सीटें प्राप्त होती हैं, मुस्लिम लीग को 76 प्राप्त होती हैं और जो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य थे उनको शेष 14 सीटें आवंटित होती हैं या प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से दिया है। आप ये बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी सही नहीं है, जितने हैं वो सब के सब गलत है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था और ब्रिटिश भारतीय प्रोविंसों के लिए या प्रांतों के लिए जो आवंटित 296 सीटें थी उसमें से चुनाव अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं। मतलब यहाँ पे 206 लिखा है जबकि सीटें कितनी होती हैं, 208 होती हैं।
मुस्लिम लीग को जो सीटें प्राप्त होती हैं उनकी संख्या 73 होती है और जो अन्य छोटे समूह थे उनके हिस्से में आने वाली जो सीटें हैं वो 15 है। इस प्रकार से प्रावधान होता है। मतलब कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो अन्य है उनके लिए 15। यहाँ जितने भी आंकड़े दिए हैं वो सभी गलत हैं, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और तीसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, नीचे जो ऑप्शन है उन्हें देख रहे हैं, सही की तलाश करनी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें सभी सही है। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये हुआ कि जितने स्टेटमेंट तीनों दे रखे हैं वो तीनों ही सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्य संविधान सभा द्वारा एक ही दिन में किए गए थे, उन्हें आपको देखना है। तो भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय गान को अपनाना, राष्ट्रीय गीत को अपनाना, और 5वें नंबर पे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। बताइए इसमें से एक ही दिन में कौन कौन सा 3 काम किया गया है। यहाँ पे 5 अलग अलग कार्य दिए हैं, उसमें से 3 आपको चुनने। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 काम जो है वो एक साथ किए जाते हैं। मतलब संविधान सभा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसके द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारतीय जो सदस्यता है या मेंबरशिप है उसकी पुष्टि की गई। उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इतने सारे प्रावधान होते हैं, तो डेट वाइज आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में यह कहा जा रहा है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। इससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद देखिए संघीय संविधान समिति, यहाँ पर जो समितियां थी उनका गठन किया जाता है, तो उसके एक अध्यक्ष होते हैं और उन अध्यक्षों का नाम दे रखा है। तो प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति सरदार पटेल और संचालन समिति JB कृपलानी। जब संविधान का निर्माण होता है तो बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां बनती हैं और बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, बहुत खींचतान और बहुत जहमत के बाद संविधान तैयार होता है। काफ़ी लंबा चौड़ा संविधान है और काफ़ी सोच समझकर संविधान निर्माताओं ने इसे व्यवस्थित किया है। तो इसे आप देख लीजिए, इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यही एक सत्य है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार पटेल की थी, प्रक्रिया नियम समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार से प्रावधान है और इसमें जितने भी अन्य नाम दिए हैं वो गलत है, सिर्फ बी वाला सही है और इसीलिए हम बी को चुनते हैं। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असमानता प्रदर्शित करता है। प्रारूप समिति के सदस्यों के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, पटाभी सीतारमैया और सैयद मोहम्मद सादुल्ला यहाँ पे नाम दिया है। आप ये बताइए इसमें कौन सा ऑड है या डिससिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ये बी पट्टाभी सीतारमैया जो नाम दिया है ये इसमें सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे हैं और बाकी जितने हैं वो सिमिलर हैं। कैसे? तो प्रारूप समिति को अगर आप देखिए तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। उसके अलावा एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, इसके अतिरिक्त सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, मतलब BL मित्रा पहले थे लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके बाद उनके स्थान पे माधवराव आ जाते हैं और DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उसके बाद TT कृष्णाचारी। इस प्रकार से 7 मेंबर इस प्रारूप समिति में थे। तो बाकी जितने हैं वो प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल, लेकिन एकमात्र जो सीतारमैया है वो प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से ये ऑड है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं, 12वें नंबर के प्रश्न को देखें। कांग्रेस पार्टी ने 8 जुलाई 1946 को संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया और इसमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वो समिति के सदस्य नहीं थे। जो नहीं है उनका नाम आपको चुनना है। मोहम्मद आसफ अली, यहाँ आप देख रहे हैं, DP खेतान, KM मुंशी और DR गाडगिल। देखकर बताइए इसमें से कौन से नहीं थे। तो इसे अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा, यानी DP खेतान। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था ना
तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, उसने संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने के लिए एक पैनल बनाया। मतलब पैनल का मतलब है कि यहाँ जितने भी हैं वो सभी स्पेशलिस्ट है और उनकी अपनी एक कमेटी है। और उसमें जो मेंबर थे उनके नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू थे, एम आसफ अली थे, के एम मुंशी थे, आयंगर थे, आयंगर का मतलब गोपालस्वामी आयंगर, के टी सेठ थे, डी आर गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के संथानम थे। उसमें कहीं भी डीपी खेतान का नाम नहीं आता है, तो इसीलिए हम इन्हें चुनते हैं कि बी वाला। ठीक है, जो नहीं था सदस्य के तौर पे उसी का नाम आपको चुनना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बैल और घोड़े के संयुक्त रूप से संविधान सभा के प्रतीक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। कहने का मतलब यह है कि बैल और घोड़ा जो था उसको संयुक्त रूप से संविधान सभा का प्रतीक चुना गया। और उसके बाद दिया है कि एस.एन. मुखर्जी जो थे उनको संविधान सभा के विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। एच.वी.आर. अयंगर जो थे उन्हें संविधान सभा का सचिव बनाया गया और बी.एन. राव जो थे उन्हें मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। इस प्रकार से दिया है, चीफ ड्राफ्टमैन की बात हो रही है। तो ये अलग अलग नाम है, किसने कौन सी जिम्मेदारी संभाली थी उसके नाम के तौर पर आपको पहचानना है कि इसमें से सही कौन सा है। कोई एक ही सही हो सकता है। और इसे अगर आप देखें तो इसका सी वाला होगा। सी का मतलब ये है कि इसमें जो एच.वी.आर. अयंगर का दिया हुआ है कि ये संविधान सभा के सचिव अपॉइंट हुए थे, ये बात सही है। और बाकी जितने हैं वो गलत है। मतलब संविधान सभा में अगर देखा जाए तो जो हाथी था, हाथी का पूरा सिंबल था, उसको मुहर के तौर पे या प्रतीक के तौर पे अपनाया गया था। और सर बी.एन. राव जो थे उन्हें संवैधानिक सलाहकार या विधि सलाहकार के तौर पे अपॉइंट किया गया था। और एल.एन. मुखर्जी जो थे उनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी जो चीफ ड्राफ्टमैन है वो अपॉइंट किया गया था। इस प्रकार की इसमें बातें हैं। फिलहाल सही कौन सा है, सिर्फ सी वाला। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। चूज ऑड वन, नीचे आप देख रहे हैं, वन आउट एमंग फॉलोइंग रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान हमारा जो है वो भिन्न भिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर बना हुआ है, तो किस स्रोत से क्या लिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से विषम का चुनाव करिए। तो संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप ये बताइए इसमें से ऑड कौन सा है संविधान के स्रोतों के आधार पे। मतलब 3 जो है वो एक स्रोत से लिए गए हैं और एक जो है उसमें से डिफरेंट है, कौन सा है बताइए। तो देखिए 14वें नंबर का जो प्रश्न है इसका डी हो जाएगा। मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये इसमें से ऑड है। कैसे? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये तीनों लिए गए। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, इसीलिए ये अलग है। बाकी तीनों ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये वाला यूएसए से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, यह संविधान का एक स्रोत है। संविधान का यह स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब संविधान का एक आधार है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आपको ये बताना है कि ये जो संविधान का स्रोत है ये किस देश से प्रेरणा के तौर पर लिया गया है। जापान, कनाडा, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। मतलब ये घुमाकर पूछा गया है, लेकिन सीधे सीधे पूछा जाता तो ये कहा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है तो वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ये जो देशों के नाम दिए हैं कम से कम इनमें से तो नहीं लिया गया है। तो फिर जरा बताइए कि कहाँ से लिया गया है। और आप जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान है जिसमें कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है यानी ज्वाइंट सिटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैड बीन इंक्लूडेड इन 5th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 5वें भाग में संविधान के कौन से विषयों को शामिल किया गया है। पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, द यूनियन जुडिशरी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इसमें से कौन कौन से बताइए। 4 अलग अलग दिए हुए, मतलब संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायालय। और 16वां जो ये आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है ये जो संविधान का 5वां भाग है यानी भाग 5 है उसमें शामिल किए गए विषय। ठीक। और अधीनस्थ न्यायालय ये कहाँ से आया है, तो ये संविधान का जो भाग 6 है उससे आया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 17वें नंबर के प्रश्न में 12वीं अनुसूची के बारे में कहा जा रहा है कि 12वीं अनुसूची से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यह अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और कार्यभार से जुड़ी हुई है और इस अनुसूची में 29 विषय मौजूद हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 17वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और कार्यभार आदि का प्रावधान है और इस अनुसूची में 29 विषय है। ये बात किसकी हो रही है, ये 11th जो शेड्यूल है उसकी बात हो रही है और यहाँ दे रखा है कौन सा, 12वां, इसीलिए गलत हो गया।
और यह जो अनुसूची है मतलब 11वीं अनुसूची, इसी को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो बातें कही गई हैं ये किसके बारे में है? ये 11th शेड्यूल जो है उसके विषय में। इसके बाद आगे चलते हैं, 18वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो है मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किए गए? चौथी अनुसूची और अनुच्छेद 243, पांचवी अनुसूची और अनुच्छेद 244 यहाँ पे आप देख रहे हैं, छठवीं अनुसूची और अनुच्छेद 245, या इसमें से कोई नहीं। 18वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा और यह जो 18वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि 5th शेड्यूल एंड आर्टिकल 244, ठीक है, ये वाला जो इसमें प्रावधान है वो फिट बैठता है। मतलब 5वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो उसमें अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 244वां है, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न की ओर चले तो संविधान का 13वां भाग निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर नीचे कुछ प्रावधान दिए हैं, ट्रेड, कॉमर्स, इसके अलावा इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बाद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, या नॉन ऑफ दीज। कहने का मतलब यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? और 19वां जो आप देख रहे हैं इसका ए हो जाएगा, ट्रेड, कॉमर्स और जो इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वाला जो प्रावधान है, ठीक, मतलब 13वां भाग जो है उसमें इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल का कार्यकाल जो है उसे लिया गया है। फ्रांस के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। और 20वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। आयरलैंड का संविधान और फ्रांस का संविधान, ये वाला जो है इसमें गलत है। मतलब भारत शासन अधिनियम आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो प्रावधान या ज़्यादातर जो अनुच्छेद हैं वो वहीं से लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है उसी के द्वारा राज्यपाल के कार्यकाल का भी प्रावधान है, मतलब उसका जो कार्यालय वाला क्षेत्र है उसके बारे में कहा जा रहा है। और ब्रिटेन का जो संविधान है उससे संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है, मतलब पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ऑफिस ऑफ गवर्नर का प्रावधान कहाँ पे है? तो ये 1935 का जो GOI है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू लिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें गलत चुनना था तो पहला दूसरा गलत है। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली करते हैं। उदाहरण के तौर पे फ्रांस में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख तंत्र होते हैं। इसमें परिपृच्छा होता है, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, ये सब इसके हिस्से होते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसमें लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार का संचालन करने हेतु कानूनों का निर्माण करते हैं। ये दिया हुआ है, तो आप इसमें से जो गलत विकल्प है उसका चयन कीजिएगा और बताइए। और ये जो 21वां आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। गलत विकल्प का आपको चयन करना था तो इसका हो जाएगा डी वाला। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। लेकिन जरा जो अंग्रेजी वाला ऑप्शन है उसको देखिएगा, इसमें कहा गया है ऑल ऑफ दीज। तो सही कौन सा है? जो अंग्रेजी वाला है वो सही है। यहाँ पर जितने हैं वो सभी गलत हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं को अगर आप चुनते हैं तो इसका मतलब होगा कि सब सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें गलत खोजना था और गलत खोजना है तो इसमें जितने हैं तीनों के तीनों जो है वो गलत है। देखने में भले सही लग रहे हैं लेकिन इनमें गड़बड़ियाँ हैं। तो आइए देखते हैं गड़बड़ियाँ कहाँ पे। देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का होता है तो आप जानते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यही इसका मतलब है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसका नमूना देखना हो तो स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे फ्रांस का उदाहरण दे रखा है तो इसीलिए पहला वाला गलत है, ठीक है। यहाँ फ्रांस का उदाहरण देकर इसे गलत कर दिया। और उसके बाद देखें तो जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो इसके पार्ट हैं तो 4 प्रमुख तंत्र इसमें देखे जाते हैं। कौन से लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष वाले में। और यहाँ पर दिया हुआ है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, तो ये वाला भी इसीलिए गलत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 पार्ट होते हैं, उसमें परिपृच्छा, पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह, ये सब प्रावधान आते हैं। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है यानी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके पास जितनी भी पावर होती है उस सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है और सरकार के संचालन हेतु कानून का निर्माण करता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें अप्रत्यक्ष के ऊपर फिट बैठती हैं और यहाँ प्रत्यक्ष दे रखा है, तो तीनों की तीनों गलत है और इसीलिए हमने डी को चुना है। लेकिन डी को चुनने का मतलब यह है कि जितने भी ऊपर हैं वो उसमें से एक भी सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है, पंडित ठाकुरदास भार्गव का है, के संथानम का है, या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। देखकर बताइएगा। 22वें प्रश्न को आपने देखा और 22वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि ये के.एम. मुंशी का कथन है और इसमें के.एम. मुंशी का नाम ही नहीं दिया है। तो बताइए, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि हम डी को चुन लें। सिर्फ के.एम. मुंशी के अनुसार ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था या गणराज्य का भविष्यफल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 4 स्टेटमेंट टोटल है। तो गुजरात को भारतीय संघ में 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया, 15वें राज्य के रूप में। मणिपुर को भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। त्रिपुरा को भारतीय संघ में 20वें राज्य के रूप में, यानी 20th जो स्टेट है इंडियन यूनियन की, उसमें शामिल किया गया। और मेघालय, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात हो रही है, तो मेघालय को भारतीय संघ में 21वें राज्य के रूप में शामिल किया गया या स्थापित किया गया। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 3 सही है और 1 गलत, कौन सा? और वो बी वाला है, आपको देखकर साफ साफ मालूम हो जाएगा। मणिपुर वॉज इस्टेब्लिश एट द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पर 18th नहीं होगा बल्कि 19th होगा, यानी 19वें राज्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यहाँ पे क्रम कौन सा होगा? 19वां होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान जो है या संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है? संविधान ने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उसमें से वो कौन से नहीं देता है? विशेषाधिकार और अधिकार दोनों की बात हो रही है। तो नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट है, धर्म, मूल वंश, यहाँ देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। मतलब इन चीज़ों को अगर आधार बनाकर भेदभाव किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस प्रकार से करके इसमें 4 प्रावधान दिए हुए हैं। आप ये बताइए कि जो भारतीय संविधान है वो लोगों को इसमें से कौन से अधिकार या विशेषाधिकार नहीं देता है? प्रश्न आपने देखा और नीचे जो विकल्प है उसे भी आप देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब ये है कि ऊपर जितने भी अधिकार दिए हुए हैं वो सभी तो संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि संविधान हमें नहीं देता है। बहुत सारी आज़ादियां हमें मिली हुई हैं और बहुत सारे हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम कायदे बने हुए हैं। तो हमारा संविधान वास्तव में बहुत ही विस्तृत और दूरदर्शी सोच रखने वाला संविधान है। मतलब हमारे संविधान निर्माता जब इसे बना रहे थे तो उन्होंने तत्काल की या 10-20 साल आगे की परिस्थितियों को नहीं सोचा, बल्कि पूरा जो भविष्य का रोड मैप है उसको तैयार कर लिया। मतलब बहुत सुदूर भविष्य की वो सोचते थे कि बाद में परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान मौजूद। ठीक, तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते 25वें नंबर के प्रश्न को देखें। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया है। जो भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और किस लिए जा सकते हैं? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर दिस। अब यहाँ पर बात हो रही है रिट की, तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं हैबियस कॉर्पस है, इसके अलावा मैंडमस है और क्यू वारेंटो है, ये सब नाम है। तो इसे आप देखकर बताइए कि इसमें से कौन सी शामिल नहीं है। 25 और 25 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज को आपने चुना, इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही शामिल है। जो रिट होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो सभी यहाँ पे दी हुई हैं। इसमें आप बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखते हैं, इसके अतिरिक्त परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार पृच्छा होता है, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत। तो वो सारी चीज़ें तो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आगे इसमें आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 32 का हिस्सा है, तो इसमें डी को हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 का हिस्सा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 27 का हिस्सा है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय विषय में स्वतंत्रता, ये जो है ये प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 26 में है। तो आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न आपने देखा 26, और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है, ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, सिर्फ पहला वाला सही। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 का हिस्सा है, और किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के विषय में जो स्वतंत्रता है, इसको अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल नंबर 27 है।
मतलब फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये आर्टिकल नंबर 27 है। तो यहाँ पर हमने दूसरे और तीसरे को चुना है जो कि गलत दिए हैं, उल्टा दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, 27 को देखते हैं। विधि के समक्ष समानता, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता और संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। मतलब विधि के समक्ष समानता और इसके साथ साथ लोक नियोजन मामलों में अवसर की समानता, ये दोनों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस आर्टिकल में इनका प्रावधान है वो आपको देखना है। तो 14 और 16, 15 और 16, 14 और 17, 15 और 17, बताइए। और इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो उसमें विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता, ये इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद 28 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। इसके बाद अनुच्छेद 21 है तो अपराधों हेतु दोष सिद्धि से संरक्षण। इस प्रकार से प्रावधान है। आप ये बताइए इसमें से सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जो संरक्षण प्राप्त होता है वो आर्टिकल 20 में है, मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। ये वाला जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 20 का हिस्सा है, यहाँ 21 दिया हुआ है, तो इसीलिए तीसरा वाला नहीं होगा, लेकिन पहला दूसरा सही है। इसके बाद 29 को देखते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। मतलब ये दोनों ही जो प्रावधान है, दो अलग अलग प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये पहला प्रावधान है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। तो इन दोनों के बारे में संबंधित जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 52, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 52, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 51, बताइए इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। और 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 ये दोनों जो है ये इसमें ठीक बैठते हैं। मतलब अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, इसके बारे में बात है, और अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन करना, ये प्रावधान इसके अंतर्गत है। इसके बाद 30 को देखते हैं। केशवानंद भारती मामला ये 1973 से संबंधित है, और इसमें जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का बंटवारा, गणराज्य यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली जो सरकार है वो, और उसके अलावा भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होना, ये सब प्रावधान है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 30वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ये इसमें सही है, लेकिन जो चौथा वाला है वो सही नहीं। इंदिरा नेहरू मामला जो था 1975 का, उसमें ये कहा गया था कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक। तो जो चौथा वाला है ये केशवानंद भारती मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था उससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। इंदिरा नेहरू मामला 1975 वाला जो है, इसके बारे में देखिए, अब यहाँ पे मामला आ ही गया। 1975 से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता यानी इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा यानी फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और न्यायिक समीक्षा यानी जस्टिस, जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी बात हो रही है, और धर्मनिरपेक्षता और आस्था और धर्म की स्वतंत्रता, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इंदिरा नेहरू गांधी मामला जो 1975 का है, इसमें संबंधित जो सही विकल्प है कौन से, कोई एक ही सही होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये वाला जो मामला था, इसी को यहाँ तूल बनाकर इंदिरा नेहरू गांधी मामला जो है उसके आधार पे दिखाया गया है। ये मामला जो था, इसमें ये देखा गया कि अधिकारों का हनन, जो आम आदमी है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसी से संबंधित ये वाद है। केशवानंद भारती मामला जो है ये 1973 का है, और उसमें ये प्रावधान है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार, और उसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और आस्था और धर्म की स्वतंत्रता, इसके अलावा व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता, ये सब जो प्रावधान है ये किसके हैं, ये केशवानंद वाला जो मामला है उसके। इसके बाद आगे चलते हैं, 32 को देखते हैं। यहाँ देखिए, वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण जो है, इसके संबंध में जो शामिल होने वाले 2 राज्य हैं उनके नाम आपको बताने हैं। जब बहुत लंबित मामला होता है या बहुत सारे मामलों का बोझ इकट्ठा हो जाता है, तो फाइलों का ढेर सिर्फ इकट्ठा होने लगता है, और कोर्ट के सामने समस्या ये होती है कि वो कितने मामलों की सुनवाई करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ऐसे में उनका बोझ कम करने के लिए छोटे स्तर की अदालतें होती हैं, और उनसे भी काम नहीं बन पाता है, तो जो छोटी मोटी चीज़ें या कुछ अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई पर्यावरणीय विवाद है,
या प्रदूषण से जुड़ा हुआ कोई विवाद है या नदियों के पानी से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। और ये जो प्राधिकरण होते हैं या ट्रिब्यूनल होते हैं, ये अपने स्तर पर सुनवाई करते हैं और कोर्ट के बोझ को कम करने का काम करते हैं, और इनका जो प्रोसेस होता है वो भी फास्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण जो है ये किन दो राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाने का काम कर रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज, कम से कम इसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से तो एक भी नहीं है। ओडिशा छत्तीसगढ़, ओडिशा मध्य प्रदेश, ओडिशा कर्नाटक, तो ये है किसके बीच में? ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में। वंशधारा जल विवाद ये असल में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में चलने वाला जल का विवाद है। इसके बाद आगे चलते हैं। नदियां जो है वो एक राज्य में उनका उद्गम होता है, वहां से निकलती हैं और बहते हुए अन्य राज्यों में भी प्रवेश करती हैं, वहां से बहते हुए अंत में किसी बड़ी नदी अथवा समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसे में उस नदी का पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा और नहीं करेगा, इस पर विवाद खड़ा होता है, और इसी को निपटारा करने के लिए, सुलझाने के लिए यहाँ पर ट्रिब्यूनल वगैरह बनाने पड़ते हैं। इसके बाद 33 को देखते हैं। 33 में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेटेड होता है। शब्द जो होते हैं पॉलिटी के वो महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, और लोकसभा अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। मतलब उसे अगर रिजाइन करना है तो अपना जो यहाँ रिजिग्नेशन लेटर है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब आप बताइए कि ये जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इसमें से इनकरेक्ट क्या है, गलत की तलाश करनी है। पहला और तीसरा गलत है इसमें, ध्यान से देखिए, पहला और तीसरा, और इसीलिए हमने सी को चुना है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो चयनित होता है, मतलब इलेक्टेड होता है, न कि नॉमिनेटेड। ध्यान से सुनिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष को अगर रिजाइन करना हो तो वो अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। इस प्रकार से होता है, मतलब ये एक दूसरे को देते हैं। तो इसका सी वाला हो जाएगा, और बाकी जो इसमें दूसरा वाला है वो सही है। 34 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इस प्रकार से दिया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा साधारण बहुमत से संशोधन के दायरे में नहीं आ सकता है। और इसे अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान के कुछ प्रावधान जो होते हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनर्निर्धारण करना होता है तो साधारण बहुमत से ये वाला काम हो जाता है, संशोधन हो जाता है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र जनजाति का प्रशासन वाला जो काम है उसमें भी हो सकता है आराम से साधारण बहुमत से। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें भी वही काम है। तो ये तीनों ही तो शामिल हैं, और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं हो सकता है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि साधारण बहुमत से संशोधित न हो सकता। ठीक। इसके बाद 35 को देखिए। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी अमेंडेड बाई, मतलब इन दोनों में संशोधन किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है वो प्रावधान नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि विशेष संसदीय बहुमत के द्वारा, संसद और राज्यों की सहमति के तहत विशेष बहुमत के द्वारा, साधारण संसदीय बहुमत के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। बताइए। फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है दोनों में संशोधन की बात हो रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ये जो दो बंद हैं, मतलब इनमें जो दो बंद हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है और डीपीएसपी में हो सकता है, जिसे कि हमने देखा। तो इसका जो ए वाला है वो सही है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसमें यह कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो नीचे यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, संसद और इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन, और वस्तु और सेवा कर परिषद, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 36 है इसमें से कौन सा राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। 2 चीजें हैं, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से वो कौन सा है? बी वाला होगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार है उसमें संशोधन की बात जो है वो नहीं हो सकती। मतलब इन समितियों के विशेषाधिकार का संशोधन ये साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जितने हैं उसमें विशेष बहुमत वाला प्रावधान दिखाई देता है। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में यह सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफी विविध गुण वाली प्रक्रिया है, और यह कथन कहने का इसमें श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब ये एक वाक्य है और ये एक बड़े विद्वान के द्वारा कहा गया है। वो कौन से व्यक्ति हैं? BR अम्बेडकर हैं, पंडित नेहरू हैं, या KC व्हीलर हैं, या इसमें से कोई नहीं?
तो आप जानते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं कहा था और इसीलिए हम डी को चुनते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो फिर है कौन? इसको कहने वाले, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको देने वाले ग्रीनविल ऑस्टिन थे, जो कि कहते थे कि संशोधन की प्रक्रिया अपने आप में ये सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत ज़्यादा जटिल है और यह काफ़ी विविध गुण वाली प्रक्रिया है। इसके बाद 38 को देखते हैं। 38 में ये बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मामले का नाम दिया है और मूलभूत संरचना के तत्व दिए हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित जो है उसे आप देख रहे हैं। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला, कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय, भीम सिंह जी मामला, ये न्याय और प्रभावी पहुंच का मामला था, और कुमार पद्म प्रसाद मामला जो है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। इसमें आप देख रहे हैं प्रश्न पूरा आपके सामने है और विकल्प भी आप देख पा रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा इसमें गलत है। सेंट्रल कोलफील्ड वाला और भीम सिंह जी मामला जो है वो दोनों इसमें गलत दिए हुए हैं। सही क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला जो था ये 1980 का था, 1980 वाला है, इसकी डेट ही पहले याद रख लीजिए। और न्याय तक प्रभावी पहुंच का इसमें प्रावधान था, जबकि भीम सिंह जी मामला जो था ये कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक आर्थिक न्याय वाला जो अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ था, 1981 का है। और कुमार पद्म प्रसाद मामला जो है वो तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा ही है। इसे आपने देखा, तो इसमें जो नहीं है उसी का चुनाव हमें करना था, मतलब गलत का चुनाव करना था, तो हमने ए को चुना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 को देखिए। संसदीय व्यवस्था से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो विशेषताएं दी हुई है, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता और शक्तियों का सम्मिश्रण। गुण दिया हुआ है निरंकुशता पर रोक और व्यापक प्रतिनिधित्व। इसके बाद दोष दिया है कि नीतियों की अनिश्चितता और शक्तियों के विभाजन का विरोध। तो आपको यह बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, और 39वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है वो इसमें सही है, और तीन ही सही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी सही है। मतलब संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसको अगर आप देखें तो उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, गुण जो है वो निरंकुशता पर रोक लगाने वाले होते हैं और व्यापक प्रतिनिधित्व वाले होते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिवशिप होती है वो यहाँ पे व्यापक होती है। दोष की अगर बात की जाए तो दोष में नीतियों की अनिश्चितता ये पहला दोष है, और उसके साथ साथ शक्तियों के विभाजन का विरोध ये भी एक दोष है। तो इसमें जितने भी दिए हैं वो सभी सही। इसके बाद 40 को देखते हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधों के अनुच्छेदों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 244 जो है ये संसद के द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 246 की अगर बात की जाए तो वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 249 को अगर देखें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने का जो अधिकार है वो इसमें आता है। तो आप ये बताइए कि जो 40 है, मतलब 40वां, इसमें कौन सा सही है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न आपके सामने, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तीसरा वाला, ओनली थर्ड। ठीक, केंद्र राज्य विधायी संबंधों से संबंधित जो अनुच्छेद है उसमें 245वां जो है वो संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है, और अनुच्छेद 246A जो है उसमें वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान दिए हुए। ये पूरा मामला है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो दोनों ऊपर वाले हैं वो गलत हैं, सिर्फ सही कौन सा है, तीसरा वाला। इसके बाद 41 को देखते हैं। 41 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 41 को आप देख रहे हैं, देख लीजिए, और इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। मतलब नियुक्ति करने को तो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन हटाने का काम केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये वाला प्रावधान है। तो इसमें जो पहला और तीसरा है वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 279 वस्तु और सेवा कर परिषद, अनुच्छेद 282 वित्त आयोग की अनुशंसाएं। आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 42 को आपने देखा, और 42 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा जो है इसमें गलत है। ठीक है, पहला और जो इसमें पहला वाला है वही सही है केवल।
देखिए अनुच्छेद 279 ए की अगर बात करें तो वस्तु और सेवा कर परिषद यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, इसका प्रावधान इसमें है। और अनुच्छेद 281 जो है उसमें वित्त आयोग की अनुशंसाएं यानी रिकमेंडेशन फॉर द फाइनेंस कमीशन, इसका प्रावधान, इसे हमने देखा। इसके बाद 43 को देखते हैं। तो 43 में यह कहा जा रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। और नीचे दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका कि सार्वजनिक जीवन और प्रशासन से के क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, केंद्र के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन स्थानांतरित किए जाए ताकि उसकी केंद्र पर निर्भरता कम हो जाए। ये पूरा है इसमें। तो आपको ये बताना है कि गलत क्या है। प्रश्न संख्या 43 को आप देख रहे हैं और ये इसके विकल्प है और ये इसका प्रश्न है। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इस प्रकार से हमने चुना। तो इस 43वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना था। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि राज्यपाल के रूप में गैर दलीय एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका कि सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव हो, केंद्र के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि केंद्र पर उसकी निर्भरता कम रहे। इस प्रकार से प्रावधान है। तो आप बताइए कि जो 43 है इसमें गलत कौन सा है। यहाँ पर बात प्रशासनिक सुधार आयोग की हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। ये है प्रश्न और ये है इसके विकल्प, देख कर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला और तीसरा, देख रहे हैं, पहला और तीसरा ये दोनों जो है ये यहाँ पर गलत विकल्प के तौर पे सामने आते हैं। मतलब केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई और इनके बाद में हनुमंतैया जो है वो बन जाते हैं इसमें। तो उनकी अध्यक्षता में 1966 में, यहाँ पे डेट आप याद रखेंगे 1966, पहले इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, मोरारजी देसाई हैं। बाद में हनुमंतैया जो है वो यहाँ पे बनते हैं अध्यक्ष के तौर पे। तो 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी जो आर्क है उसका गठन किया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको आप बहुत तेज पढ़ते हैं, जो सेकंड आर्क रिपोर्ट है उसका समरी पढ़ते हैं लोग, ताकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उसमें जो जीएस के पेपर होते हैं लिखित परीक्षा वाला, उसमें लिखने में सहायता रहे। तो यहाँ पर आपने देखा इसका गठन किया गया। और ये जो आयोग था इसकी सिफारिशें क्या थी, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन, ये दो प्रावधान इसमें दिखाई देते हैं। तो बी वाला जो आप देख रहे हैं इसका पहला और तीसरा हो जाएगा, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 43वां था। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। राजमन्नार समिति का गठन 1973 में किया गया था। राजमन्नार समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए किया गया था। और तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। ये पूरा राजमन्नार कमेटी पर आधारित 3 स्टेटमेंट है। आपको इसमें से जो सही है उसका चुनाव करना है और पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बताइए। तो देखिए इसका बी हो जाएगा। सही के नाम पर इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। कैसे? देखिए राजमन्नार कमेटी जो है ये 1969 की है, इसकी जो डेट है वो 1969 की है। और तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार जो थे, ये व्यक्ति का नाम है, उनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और राज्यों को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए 25 यहाँ पे जो 3 सदस्यीय समिति है उसका गठन किया था। मतलब आप देख रहे हैं ये 3 सदस्यीय समिति है, यहाँ पे 5 सदस्य जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे 3 सदस्य थे। और ये 3 मेंबर वाली कमेटी जो थी इसका गठन किस सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये तमिलनाडु सरकार है। डेट आपको याद रखनी है 1969। तो यहाँ पर कुल जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, सिर्फ दूसरा वाला सही है। मतलब इसका उद्देश्य सही दिया है, बाकी सब गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका बी वाला आंसर था। प्रश्न संख्या 45 को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया आयोग की सिफारिशों से संबंधित नीचे जो विकल्प हैं उसमें से आपको सही की तलाश करनी है। तो संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह पे संघीय शब्द रखा जाए। मतलब संविधान में जो संघ शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पे संघीय शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी वो दिया हुआ है। और अनुच्छेद 356, 357 और 360 इनको पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मतलब उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं हो सके, ऐसा होना चाहिए। और राज्यसभा को लोकसभा में या लोकसभा के समतुल्य शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, जिसमें लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है, राज्यसभा ये उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। तो इसमें रिकमेंडेशन ये थी कि भाई राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल, दोनों को बराबर शक्तियाँ दी जाएं, ऐसा इसमें प्रावधान था। तो ये दिया हुआ है। अब इसमें से सही कौन सा है ये आपको देखना है। देख लीजिए, सरकारिया आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उनके बारे में दिया हुआ है।
ये प्रश्न है और ये इसके ऑप्शन है, नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है और बाकी जो विकल्प हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं। पूरा प्रश्न देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है ये था 45 और इसका जो करेक्ट आंसर है इसे आप देख लीजिए, डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब ये है कि इसमें से कुछ भी जो है वो सत्य नहीं है। सरकारी आयोग का इससे कोई कनेक्शन नहीं था। ये जितनी भी सिफारिशें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र में शामिल थी, मतलब वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो था 1977 का, उसमें इनका प्रावधान किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला हो जाएगा। 46 को देखिए, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के बारे में इसमें फिर से आ गया, तो इसे देख लेते हैं। पुंछी कमीशन जो है इसे 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से RS पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया था। मतलब जो कमेटी यहाँ पर गठित होती है उसके अध्यक्ष के नाम के ही आधार पे या उसकी टाइटल के आधार पे कमेटी का नाम रख दिया जाता है, तो वो आप देख रहे हैं। इसके बाद सरकारी आयोग की अगर बात की जाए तो 1983 में केंद्र सरकार ने मदन मोहन सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। पीछे आपने देखा कि इसमें 3 मेंबर है, तो वो चीजें आपने यहाँ पर देखी। अब इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, गलत कौन सा है, और दोनों गलत है, दोनों में कुछ ना कुछ खराबियां हैं और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए पुंछी आयोग जो है ये अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। नाम जो है ये किसका होगा, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, और इनका नाम है मदन मोहन पुंछी और उन्हीं की अध्यक्षता में गठित होता है पुंछी आयोग। और सरकारी आयोग की अगर बात की जाए तो 1983 इसका समय है जो कि सही दिया है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज ही थे, मतलब न्यायाधीश थे, और उनका नाम था RS सरकारिया, और यहाँ पे मदन मोहन सरकारिया दिया है, तो नाम में गड़बड़ी है और इसीलिए दोनों गलत है। इसके बाद 47 को देखते हैं, तो 47 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1990 में किया गया था और ये जो ट्रिब्यूनल है इसके अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र, ये 4 राज्य आते हैं। तो आप बताइए इसमें से जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ही है, कौन सा सही है देखकर बताइए। और इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहला वाला है वही सही है, दूसरा वाला गलत है। इसमें शामिल होने वाले राज्यों के नाम गलत दिए हैं। 1990 का इसका समय था, यहाँ समय सही दिया है। राज्य कौन कौन से हैं इसमें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे पुडुचेरी होगा, बाकी पहला वाला सही है। इसमें हमें सही चुनना था इसलिए हमने ए को चुना है। इसके बाद 48 को देखते हैं। 48 में ये कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1989, रावी एंड ब्यास ट्रिब्यूनल मतलब वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसका गठन का जो वर्ष है वो 1986 है। उसके बाद महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है ये 2010 का है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ये पूरा जो न्यायाधिकरणों के नाम है वो दे रखे, देख कर बताइए। और 48 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ये 1969 का है, इसमें गलत की तलाश आपको करनी थी, तो यही एकमात्र गलत है। इसकी जो डेट है वो गलत है, ये 1969 का है और यहाँ पे 1989 दिया है, इसीलिए हम इसको चुनते हैं, तो बी वाला हो गया। इसके बाद 49 को देखिए। 49 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात हो रही है, तो उसका कौन सा स्टेट मेंबर नहीं है। और साथ ही में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, मतलब ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है उसका मेंबर कौन सा स्टेट नहीं है। तो 2 स्टेट्स के नाम यहाँ पे पेयर वाइज दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो सही पेयर है उसकी तलाश करनी, देख लीजिए और बताइए। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि झारखंड और मध्य प्रदेश, मतलब मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो झारखंड है। इसमें सदस्यों के नाम आप देख सकते हैं। तो जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसमें यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और एमपी यानी मध्य प्रदेश आता है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा आते हैं। इस प्रकार से जो जोनल काउंसिल है उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके बाद वेस्टर्न जोनल काउंसिल का जो केंद्र है वो भोपाल में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है वो इलाहाबाद में उसका हेडक्वार्टर है और साउदर्न जोनल काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 50वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो यहाँ पर क्षेत्र है या मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। ये वाला जो इसमें दिया है यही करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो सब गलत दिए हैं।
मतलब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल का मुंबई में है और साउदर्न जोनल काउंसिल का जो है वो चेन्नई में है। यहाँ दिशा के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ ये कहा गया कि निम्नलिखित में से विषम का चुनाव कीजिए। तो प्रेसिडेंट रूल का इसमें दिया हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। मतलब राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल, इसमें से ऑड कौन सा है? ये सभी इमरजेंसी ही है। अब इसमें से कौन सी ऑड है ये आपको चुनना है, देखकर बताइए। और 51 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इसमें ऑड है, बाकी सब इवन है। कैसे? देखिए अनुच्छेद 356 जो है 356, उसमें राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल जो है उसका प्रावधान किया गया है। मतलब प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, वो सब इसमें शामिल है। बाकी जो है वो इसमें है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो इससे डिफरेंट है। मतलब उसका प्रावधान दूसरे अनुच्छेद में किया गया है और इसीलिए इसमें हम उसे चुनते हैं, ऑड चुनना था। इसके बाद 52 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। 3 स्टेटमेंट है, गलत की तलाश आपको करनी है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ, 52 को आप देख रहे हैं, डी का मतलब ये हुआ कि नॉन ऑफ दीज, मतलब इसमें नॉन ऑफ दीज को आप चुन रहे हैं और यहाँ पर इनकरेक्ट हमें तलाशना था। तो इसका मतलब यह है कि सभी सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं। जब सभी इसमें सही हैं तो आगे चलते हैं। इसके बाद 53 को देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और विकल्प भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 53 का नॉन ऑफ दीज ही सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं। डी वाले को चुनते हैं। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी नहीं। संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, मनोनीत का मतलब यहाँ पे नॉमिनेटेड से है, तो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य प्लस संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं, इसके अलावा राज्य विधान परिषदों के, मतलब द्विसदनीय विधायिका है तो उसके मामले में, अगर द्विसदन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उस मामले में वहाँ के सदस्य जो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों कंडीशन में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक इस प्रकार से ये वाला प्रावधान है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो चुनना सही रहेगा, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 54, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो गलत विकल्प का अगर चयन करते हैं तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का पहला नागरिक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से रॉन्ग यानी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न संख्या 54 को आप देख रहे हैं और 54वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा जो है इसमें अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, पहला और तीसरा जो है वो गलत है, सिर्फ दूसरा वाला सही है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर महान्यायवादी का जिक्र ही नहीं किया है, तो पहला वाला गलत है। और देखिए उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष उनको पद की शपथ दिलाता है, तो ये गलत है। बाकी जो दूसरा वाला है वो सही है। तो इसमें हमें चूंकि गलत चुनना था तो हमने इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, जो इसका सी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं, जिसमें कि कहा गया है पहला और तीसरा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, ऐसे दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ये जो यहाँ स्टेटमेंट आप देख रहे हैं गलत कौन सा है। गलत स्टेटमेंट की तलाश करनी है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं 55, और 55 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि ओनली सेकंड, केवल दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब इसमें सही है। कैसे गलत है? तो महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें दो बातें ध्यान दी जाती है। एक तो संसद के दोनों सदनों के जो नामांकित सदस्य हैं जिन्होंने कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है वो इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं, ये पहला है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य
या आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, वो भी इस महाभियोग के प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लेते हैं जिन्होंने कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया है। मतलब ये शर्तें हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है। कुल मिलाकर इसका जो दूसरा वाला है वो इसमें गलत है, पहला वाला सही है। आगे चलते हैं। यहाँ दे दिया है कि भाग ले सकते हैं, जबकि ये भाग नहीं ले सकते। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए या जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वह चुनाव आयोग के परामर्श के साथ, मतलब चुनाव आयोग से परामर्श करके भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद के जो सदस्य हैं उनकी निरर्हता का जो प्रश्न है उसका निर्णय कर सकता है। वह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार से इसमें प्रावधान दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो 56 है इसमें कौन सा नहीं आता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ये आपको देखना है। बताइए। तो जो 56 आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विधायी शक्तियों की बात हो रही है। तो बाकी तीनों तो विधायी शक्तियों का हिस्सा है, लेकिन ये वाली जो पावर राष्ट्रपति की है वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। वह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए एक कमीशन यानी जो आयोग है उसकी नियुक्ति कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कर तो सकता है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वो कौन सी होंगी, वो कार्यकारी शक्तियां होंगी। इसके बाद 57 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 57 को आपने देखा और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही इसमें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर देखा जाए तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। एक जो मंडल का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों हैं, मतलब इलेक्टेड भी हैं और नॉमिनेटेड भी हैं। और इसमें राज्य के विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें, यहाँ तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होते। तो ये बात वाइस प्रेसिडेंट्स की हो रही थी और इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 50 जो है वो इलेक्टर होने चाहिए एज अ प्रपोजर और 50 जो है इलेक्टर इस प्रकार के होने चाहिए जो कि यहाँ पे सेकेंडर्स हैं। ठीक, तो अनुमोदक और प्रस्तावकों का 50-50 होना आवश्यक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 25,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा कराना होता है। मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। तो इसमें से गलत क्या है बताइए। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट का आपको चुनाव करना है और ये है प्रश्न संख्या 58, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। पहला और दूसरा ये दोनों ही इसमें गलत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए और यहाँ पर 50-50 दे रखा है, तो इसलिए ये गलत है। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 25,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उतना जमा कराना होता है, ये आवश्यक होता है। तो यहाँ पर 25,000 नहीं बल्कि 15,000 होगा। बाकी तीसरा वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 को देखें। गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 67 है और 69 है, इसके अंदर के प्रावधान दे रखे हैं। तो 64वां जो अनुच्छेद है उसमें उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना ये दर्शाया गया है। अनुच्छेद 67 जो है उसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दर्शाया गया है। अनुच्छेद 69 की अगर बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण वाला जो पूरा प्रावधान है वो दिखाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 59 को आपने देखा और 59 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। गलत विकल्प की तलाश करनी थी और जितने भी दिए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या या अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है और इसमें से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
जबकि दूसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इनमें 227 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 6 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये पूरे 2 प्रावधान अलग अलग दे रखे हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है और ये है आपका प्रश्न संख्या 60। देखकर बताइए, सही का चुनाव करना है और इसका सिर्फ पहला वाला ही सही है, इसीलिए हम ए को चुनते हैं, केवल पहला। ठीक, राज्यसभा की अगर अधिकतम सदस्य संख्या देखा जाए तो वो 250 है, मतलब निर्धारित की गई है और इसमें 238 जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले उसके तौर पे होंगे और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में अगर देखा जाए तो 245 सदस्य, ठीक 245 सदस्य हैं। इसमें से 229 सदस्य, ध्यान से देखिएगा, इसमें से 229 सदस्य, यहाँ पे 227 दिया है, इतने जो सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यहाँ पे 229 जो है वो राज्यों की ओर से है और 4 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से है, तो यहाँ 6 दे रखा है। ठीक, ये संख्याएं यहाँ गलत है और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आपको गलत विकल्प की तलाश करनी है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 डिसाइड की गई है और इसमें 525 राज्यों के प्रतिनिधि, मतलब इसमें से 525 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि, 25 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। इस प्रकार से दिया है। और वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इसमें से 532 सदस्य राज्यों में, मतलब राज्यों से आप कह सकते हैं, 11 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय नामित होता है वहां से लिए जाते हैं। तो इसमें से बताइए गलत क्या है। प्रश्न संख्या 61 को आपने देखा और आप जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है, दोनों में त्रुटियां हैं और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा। देखिए, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 है, ठीक है, इतना तो ठीक है। इसमें से 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। कितने होते हैं? 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 जो है वो यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित और निर्देशित करता है। ये पूरा मामला है। और उसके साथ साथ वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं और उसमें से 530 सदस्य जो है वो राज्य से हैं, 13 जो है वो यूटीज से हैं और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो इंडियन जो समुदाय है वहां से लिए गए। ये पूरा प्रावधान है, तो इसमें दोनों ही गलत है। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। 62वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा से संबंधित यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से सही का चुनाव आपको करना है। तो यह एक स्थायी संस्था है, ठीक है, पहला वाला दिया है। यह एक स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता। इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर से भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की, इसे संसद पर छोड़ दिया है, ऐसे दिया है। तो आप ये बताइए कि राज्यसभा के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, यहां पर सही विकल्प की तलाश करनी है और ये नीचे स्टेटमेंट है। और इस 62वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी को चुनने का मतलब ये होता है, इसमें आप देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ये इसमें सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। कैसे? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो राज्यसभा पहली बार 1952 में स्टैब्लिश होती है डेट के हिसाब से और ये लगातार सतत रूप से चलने वाली संस्था है, मतलब एक स्थायी संस्था आप इसे कह सकते हैं और इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन हर 1/3 सदस्य, मतलब इसका जो 1/3 सदस्य होता है वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होता है, मतलब अपने कार्यकाल को पूरा करता है और ये जो सीटें हैं ये चुनाव द्वारा फिर भरी जाती है, मतलब चुनाव इसमें चलते रहते हैं आवश्यकता अनुसार और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरा इसीलिए गलत है क्योंकि उसमें कहा गया है कि सिर्फ 2 ही बार वो चुनाव लड़ सकते हैं या नामित हो सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, यहाँ पर गलत दिया है। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा सही है और इसीलिए हमने सी का चुनाव किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखिए। गलत विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 84 इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता दे रखी है। अनुच्छेद 85 में क्या है? तो अनुच्छेद 85 के अंदर संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है और अनुच्छेद 88 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का जो अधिकार है वो दिखाई देता है। तो 63वें को ध्यान से देखिएगा और बताइए इसमें से रॉन्ग क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि अनुच्छेद 88 जो है इसमें राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, ये वाला जो इसमें दिया है वही।
ये गलत क्यों है, यहाँ गलत क्या चुनाव करना था ना, तो डी वाले को हमने चुना है। ये अनुच्छेद 88 नहीं होगा बल्कि अनुच्छेद 86 होगा। अनुच्छेद 86 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सदनों को संबोधित कर सकता है, उन्हें मैसेज दे सकता है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 86 होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो आर्टिकल नंबर 79 है, 79 में संसद के सदनों की अवधि दे रखी है। आर्टिकल नंबर 80 को देखें तो राज्यसभा का संगठन है। आर्टिकल नंबर 81 में संसद का संगठन है या गठन की बात कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 83 की बात करें तो लोकसभा का संगठन इसमें दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, सही विकल्प की तलाश करनी है। और ये है आपका प्रश्न संख्या 64। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा के संगठन से जुड़ा हुआ दिया हुआ है और यही सही। अनुच्छेद 79 की अगर बात करें तो इसमें संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संगठन की बात है और अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की जो अवधि है उसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक, ये वाला पूरा सिस्टम है। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ बी वाला। इसके बाद 65वें नंबर के प्रश्न को देखें। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे राज्य दिया है, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो दी है और लोकसभा में सीटों की संख्या वो दी है। मतलब एक राज्य के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं। तो इसमें आप राज्यों के नाम देख रहे हैं और उनके सामने संख्याएं देख रहे हैं। सही कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें है अरुणाचल प्रदेश और उसके आगे लिखा है 1 और 2, यानी लोकसभा में 1, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2। असम को अगर देखें तो वहाँ पे 7 और 14 है, यानी राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14। बिहार को अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्यसभा में 14 और लोकसभा में 40। गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पे 13-26 है। आप ये बताइए सही कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला वाला नंबर है वो राज्यसभा की सीटें हैं और जो दूसरा वाला नंबर है वो लोकसभा की सीटें। अब बताइए, तो जो 65वां आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा इसमें सही है। अरुणाचल प्रदेश और असम वाला जो है वो सही है। बिहार और गुजरात दोनों का गलत दिया है। बिहार में कितना है, बिहार में 16 और 40 है और गुजरात में कितना है, तो गुजरात में 11 और 26 है। ये याद रखिएगा, ये बिहार का है और ये गुजरात का है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 66वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या सिर्फ 2 है। ये कौन सा राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि ये राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। मतलब राज्यसभा की सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या अगर एक साथ देखी जाए तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इन सभी में 1-1 है। 1-1 का मतलब राज्यसभा वाली भी 1 और लोकसभा वाली भी 1। लेकिन त्रिपुरा में अगर आप देखें तो यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो अगर देखा जाए तो 1 है, लेकिन लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो इसीलिए हम त्रिपुरा को चुनते हैं। बाकी सभी में 1-1 है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 67वें नंबर के प्रश्न में आपको गलत चुनना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करके रखता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि गलत क्या है। 67वें को आपने अच्छे से देखा, अब देख कर बताइए कि इसमें से गलत क्या है। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा वाला जो है इसमें गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। ठीक है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। ये वाला जो इसमें प्रावधान है उसके आधार पे हमने देखा, मतलब इसमें गलत विकल्प का चयन करना था तो दूसरा वाला इसीलिए गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये काम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है बल्कि राष्ट्रपति का है। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। प्रश्न संख्या 68 में ये कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक को बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है या इस बात का निर्धारण करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित होता है और सत्यापित करके ये बताया जाता है कि वो मनी बिल है या फिर सामान्य बिल है। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 68 को आप देख रहे हैं और इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दूसरा वाला है मतलब बी वाला वही गलत है। संसद के जो दोनों सदन हैं उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का विधेयक पर मतभेद होता है या गतिरोध होता है तो उसको दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये इसमें बुलाने वाला व्यक्ति कौन होता है, वो संसद का ही एक हिस्सा होता है जिसे कि राष्ट्रपति कहा जाता है। संसद जो है वो 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है। उसमें राष्ट्रपति होता है, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। तो राष्ट्रपति ही यहाँ ये काम करता है और दे रखा है लोकसभा का स्पीकर, इसलिए बी वाला गलत है। इसके बाद 69 को देखते हैं। 69वें प्रश्न में ये कहा गया कि लोकसभा के सामयिक अध्यक्ष के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सामयिक अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं, ये प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। आमतौर पे प्रोटेम शब्द जो है ये हिंदी में भी चलता रहता है, लेकिन इसका जो शुद्ध हिंदी अनुवाद है वो है सामयिक स्पीकर
या सामयिक अध्यक्ष। तो इसके बारे में इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चुननी है। देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष खुद सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक, मतलब वो जो लोकसभा की यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है उसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से होता है। तो आप ये बताइए कि 69वां जो प्रश्न है इसमें से प्रोटेम स्पीकर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है? ध्यान से देख लीजिएगा। और ये है 69वां प्रश्न। देखिए 69वें का ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा ये दोनों इसमें गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। कैसे? सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को सामयिक स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर के तौर पे नियुक्त करता है। ये काम किसका है? राष्ट्रपति का है। और जब आप सोच लीजिए कि नियुक्त वो कर रहा है तो शपथ कोई दूसरा क्यों दिलवाएगा? तो यहाँ राष्ट्रपति खुद ही सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष ये काम करता है, इसीलिए पहला दूसरा गलत है और हमें गलत ही चाहिए था तो हमने ए को चुना है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 को देखें। राज्यसभा के सभापति से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है या उपराष्ट्रपति के कामों का निर्वहन करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्य भी निभाता है। और देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो 70वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? यहाँ पे आपको सही विकल्प की तलाश करनी है और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा। ठीक, पहला और तीसरा जो है इसमें सही है, जो दूसरा वाला है वो गलत है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। मतलब यहाँ पे राज्यसभा का जो सभापति है उसी के विषय में बात हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, मतलब वो कोई एक ही काम कर सकता है। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है कि वो दोनों कर्तव्यों को साथ साथ निभाता है, इसीलिए दूसरा वाला गलत। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ सी वाले को हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ पे गलत की तलाश आपको करनी है। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से अगस्त वाला होता है। शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर तक का होता है, इस प्रकार से। और संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 10 बजे से 1 बजे तक, मतलब सुबह की जो बैठक होती है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। दोपहर के भोजन के बाद 2 से 5 तक। तो आप ये बताइए कि ये जो पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दे रखा है इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा गलत है? प्रश्न को आपने देखा, इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। ठीक, दूसरा तीसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है। ठीक है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है। और उसके अलावा शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। और सुबह की जो बैठक होती है वो 11 से 1 बजे तक की होती है। सुबह की जो बैठक होती है वो 11 से 1 बजे तक होती है। यहाँ पे 10 दे रखा है तो इसलिए ये गलत है। और उसके बाद दोपहर का लंच होता है और उसके बाद फिर 2 से लेकर 6 बजे तक होती है। यहाँ 2 से 5 दिया है, तो इसीलिए हमने इसमें चुना किसको है? बी वाले को चुना है। मतलब दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला सिर्फ सही। इसके बाद आगे चलते हैं। बी को चुनने के बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम की बात हो रही है जो कि पार्लियामेंट का है, उससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित होती है या संपादित होती है। और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा होती है। यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 110 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। और यदि सदन के संचालन के समय कोरम नहीं पूरा होता है तो राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। तो इस प्रकार से ये कोरम के बारे में दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पर सही विकल्प की आपको तलाश करनी है। 72वां प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और इसका ए हो जाएगा। 4 स्टेटमेंट है, सिर्फ पहला वाला सही है। कोरम या गणपूर्ति ये सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन की जो कार्यवाही है उसका संचालन होता है। बाकी जितने हैं सब में खराबियां हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा ये होता है प्रत्येक सदन में, और यहाँ कितना दिया है? 20वां दिया है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। उसके बाद देखिए इसका मतलब ये है कि यदि कोई काम करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर 25 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए।
55 और 25 का हिसाब रहता है। यदि सदन के संचालन के समय कोरम नहीं पूरा होता है तो ये दायित्व अध्यक्ष या सभापति का है कि या तो वह सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई काम संचालित न करे। ये दायित्व राष्ट्रपति का नहीं होता। ठीक, तो इसमें सिर्फ पहला वाला यानी ए वाला सही है, बाकी सब गलत। प्रश्न संख्या 73 को देखें। लोकसभा के लेक डक सत्र से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये लेम डक सत्र है असल में। तो लेम डक सेशन जो है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यह नई लोकसभा के गठन से पहले जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है उसके तौर पर देखा जाता है। मतलब पीछे वाली जो लोकसभा है उसका जो लास्ट सेशन है उसके तौर पर लेम डक जो सेशन है उसको देखा जाता है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो कि नई लोकसभा में फिर से निर्वाचित हो सकते हैं वो लेम डक कहलाते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 73 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि केवल पहला वाला जो है वो सही है। मतलब इसमें अगर देखा जाए सही विकल्प का ही चयन करना था तो लोकसभा के वे सदस्य जो कि नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते वो लेम डक कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्वाचित हो जाते हैं तो इसीलिए दूसरा वाला गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 74 को देखिए। यहाँ पर ये कहा गया कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है और प्रश्नकाल 3 वैरायटी के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। अब इससे संबंधित आपको जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कि कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक होता है। इस प्रकार से ये प्रावधान है। तो आप जरा बताइए कि ये जो 74वां प्रश्न है इसके अंतर्गत आने वाले जो ये दिए हुए स्टेटमेंट हैं सही कौन सा है। तारांकित और अतारांकित इसके अलावा अल्प सूचना वाले जो प्रश्नों के प्रकार हैं इनके बारे में दिया हुआ है। प्रश्न आपने देखा और 74वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा ये इसमें सही है, लेकिन जो इसमें देखा जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि सभी सही हुए। मतलब जितने दिए हैं वो सभी सही है। संसदीय कार्यवाही के जो साधन है उसमें प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का मतलब ये है कि संसदीय बैठक हो रही है तो उसका जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल के तौर पे देखा जाता है और इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो मौखिक होता है, मतलब ओरली दिया जाता है और उसके बाद तब जाकर जो पूरक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनके मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है और इसके बाद फिर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अल्प सूचना वाले वो प्रश्न होते हैं जिन्हें कि कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। ये पूरा प्रावधान है। तो इसमें अगर हम चुने तो सभी सही है। सी वाले को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 को देखिए। इसमें यह कहा गया कि संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। कहने का मतलब ये कि संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण दिखाया जाता है और यह जो बजट सत्र है ये अगर इसको देखा जाए तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। मतलब एक जो बजट ईयर है या फाइनेंशियल ईयर जिसे आप कहते हैं वित्तीय वर्ष, उसका जो दायरा होता है या रेंज होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक अगले साल तक चलती है। तो आप देखकर बताइए कि बजट के बारे में जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न आपने देखा, 2 नहीं बल्कि 3 स्टेटमेंट है और इनको आपको देखना है। ये 3 स्टेटमेंट असल में है और इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है। ये प्रश्न जो है इसे ध्यान से देखिएगा, मतलब 3 अलग अलग स्टेटमेंट के साथ ये बना हुआ है। गलत कौन सा है बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसमें सभी तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है और जब कुछ गलत नहीं है तो हम डी को चुनते हैं। सभी कुछ सही है। 112वें अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। और ये आप जानते ही हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी रेंज कैसी होती है, तो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक, ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 को देखें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ द लोकसभा। मतलब यहाँ पर लोकसभा का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 75 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ये दिया हुआ है। तो इसमें से सही कौन सा है आपको तलाशना है। 76 आप पूरा देख रहे हैं। देखिए इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा क्या है, सही है और तीसरा वाला जो है वो गलत है। अविश्वास प्रस्ताव को अगर आप देखिए तो अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का जो पूरा दायित्व होता है उसमें सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। ये पूरा सिस्टम। ठीक, इसके बाद 77वें प्रश्न को देखते हैं। तो 77वें प्रश्न में ये कहा गया कि लोकसभा का यहाँ नंबर दिया हुआ है
और अध्यक्षों के नाम दिए हैं कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, 14वीं के कौन थे। इसमें से गलत कौन सा है ये आपको तलाशना है। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष मावलंकर थे, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष बालयोगी थे, मतलब जीएमसी बालयोगी इनका पूरा नाम था। 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमारी थी, माफ कीजिएगा मीरा कुमार इनका नाम था, जगजीवन राम की ये पुत्री हैं। उसके बाद 16वीं जो लोकसभा है उसकी अध्यक्षा थी सुमित्रा महाजन। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 77 को आप देख रहे हैं और इसका जो 14वीं लोकसभा का दिया हुआ है वही गलत है। बाल योगी जो थे वो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, 78वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। आर्टिकल नंबर 89 का जो प्रावधान है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम आता है। अनुच्छेद 93 की अगर बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 98 की बात करें तो संसद का सचिवालय इसमें दिया हुआ है। तो आपको सही विकल्प का तलाश करनी है, इसमें देखकर बताइए 78वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा तीसरा वाला, ओनली थर्ड, तीसरा वाला जो है वो इसमें सही है। बाकी जो है वो दोनों गलत है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, मतलब अनुच्छेद 65 की अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 89 की अगर बात की जाए तो राज्यसभा के सभापति या जो उपसभापति हैं उनका प्रावधान इसमें दिखाई देता है। अनुच्छेद 89 जो है इसमें राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनका प्रावधान दिखाई देता है। यहाँ लोकसभा दिया हुआ है तो इसलिए पहला गलत है। और अनुच्छेद 93 की अगर बात करें तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान दिखाई देता है। तो ये उल्टा पुल्टा दे दिया, मतलब पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, और इसीलिए ऊपर वाला गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। ठीक, सी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 को देखिए। 79 में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और वित्त आयोग का अध्यक्ष, इस प्रकार से दिया है। वित्त आयोग नहीं है, वो वित्त आयोग है। तो बताइए इसमें से कौन सा 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड नहीं होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जितने उत्तर दिए हैं कुछ भी जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, मतलब इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगर आप देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो 65 वर्ष की अवस्था में रिटायर होता है। यही हाल भारत के महान्यायवादी का भी है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी ऐसे ही रिटायर होता है 65 में, और वित्त आयोग का अध्यक्ष भी उसी तरह का होता है, मतलब 65 साल में रिटायर होता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी 65 वर्ष की अवस्था में ही सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। सभी का जो रिटायरमेंट का समय है वो 65 वर्ष। इसके बाद 80 नंबर के प्रश्न को देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब इसमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष। तो आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है, वो देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये अदला बदली एक दूसरे को देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ कौन लेता है। इसमें अगर आप देखें प्रश्न संख्या 81 सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यहाँ पे हुआ कि लोकसभा के सदस्य, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट अंडर द लोकसभा, मतलब इसमें से कौन सी समिति जो है वो लोकसभा के अधीन नहीं है। तो कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मामलों की समिति, और कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आप बताइए इसमें से कौन सी लोकसभा के अधीन नहीं है। 82वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति जो है वो लोकसभा के अधीन नहीं है, ये राज्यसभा के अधीन समिति है। ठीक, ये वाली जो है ये राज्यसभा के अधीन होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 83 को देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी के बारे में दिया हुआ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति जो है इसमें वर्तमान में 22 सदस्य हैं, 15 जो है वो लोकसभा से हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से हैं। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी जो है इसमें मूलतः 30 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या को घटाकर 25 कर दिया गया है, 5 इसमें कमी कर दी गई। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि दूसरा, केवल जो दूसरा है वो इसमें गलत है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति का तो आपने देखा ही कि यह जो समिति है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके तहत पहली बार इसका गठन 1921 में होता है और तब से लेकर अभी तक ये अस्तित्व में है, इतनी पुरानी है। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, तो सही दिया है। 15 जो है वो लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पहला वाला सही था, दूसरा इसमें गलत है। तो क्यों गलत है भाई?
देखिए, प्राक्कलन समिति जो है ये आज़ादी के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित की गई थी और मथाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, पहले इसमें मूल रूप से 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। मतलब इसमें कमी नहीं की गई, बढ़ोतरी की गई 5 की और अब हो गए ये 30। तो ये 30 सदस्य जो है ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनको याद रखिएगा। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो 30 मेंबर होते हैं वो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। पॉलिटी में एक एक टर्म महत्वपूर्ण होता है, उसको दिमाग में रखना है। तो इसका बी है। आगे चलते हैं, 84 को देखते हैं। संसदीय समितियों के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, मतलब सदन के पटल पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। लोकसभा समिति 15 सदस्य, राज्यसभा समिति ये 10 सदस्य, मतलब यहाँ लोकसभा की ओर से 15 और राज्यसभा की ओर से 10। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 जो है वो लोकसभा और 10 जो है वो राज्यसभा के। महिला सशक्तिकरण समिति की अगर बात करें तो टोटल जो मेंबर की संख्या है, सदस्यों की संख्या है, उसको देखें तो 35 है और लोकसभा के 20 हैं और राज्यसभा के 15 है। पुस्तकालय समिति यानी लाइब्रेरी कमेटी में 9 मेंबर, उसमें से 6 जो है वो लोकसभा के और 3 जो है वो राज्यसभा के। तो कुल मिलाकर ये आपने देखा। अब आप बताइए गलत क्या है। 84 और 84 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि महिला सशक्तिकरण समिति, ठीक है। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 35 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा और 15 जो है मतलब 15 जो है वो राज्यसभा। ये वाला गलत दिया है। सही क्या है? तो इसमें सदन के पटल पुनः स्थापित दस्तावेजों की जो समिति है, कहने का मतलब क्या कि कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, यह जो समिति है ये 1975 में गठित की गई थी, 1975। और लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सही दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो है उसमें भी सही है, 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा, वो भी ठीक है। अब इसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति जो है ये 1997 में स्टैब्लिश होती है। 1997 में इसकी स्थापना होती है, डेट भी याद रखनी है आपको। और 30 मेंबर इसमें होते हैं, 20 जो है वो लोकसभा के होते हैं, 10 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। यहाँ पर 10 राज्यसभा के होने चाहिए थे, 15 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये गलत है। और पुस्तकालय समिति का आपने देखा, ठीक है, 9 सदस्य हैं, 6 जो है वो लोकसभा के हैं और 3 जो है वो राज्यसभा के। सी वाला इसमें गलत है और गलत को हमें चुनना था। 85 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन यानी एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अनुच्छेद 124A, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो गठन होता है उसका प्रावधान है। आर्टिकल 125 यानी अनुच्छेद 125 तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 127 यानी 127, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो आप ये बताइए कि ये जो अनुच्छेद और प्रावधान दिए हैं इसमें से सही कौन सा है? एक से ज़्यादा सही हो सकता है और इसमें से कोई भी सही नहीं हो सकता है, ये भी है। तो इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। अनुच्छेद 124C जो है इसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति है और अनुच्छेद 126 की अगर बात करें तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रावधान दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला दूसरा इसमें सही है। इसके बाद 86वें नंबर के प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 133 की अगर बात करें तो सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। और 135 में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने के लिए प्रमाण पत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा दिया हुआ है, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 86 आप देख रहे हैं और 86 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि आर्टिकल 135 जो दिया हुआ है, डील विद द सर्टिफिकेट फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट, ये वाला इसमें गलत है। तो फिर सही क्या है? इसमें अगर आप देखें तो अनुच्छेद 134A, इसमें उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर कितना दिया है? ये 135 दिया है, जबकि 134A होना चाहिए था। इसके बाद 87 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। एक राज्यपाल जिसका कि कार्यकाल पूरा हो गया हो उसको उसी राज्य या अन्य राज्यों में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 87 को आप पूरा देख पा रहे हैं, सही विकल्प की आपको तलाश करनी है और इसका हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया हो वह उसी राज्य या अन्य राज्यों में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, यहां पर सही आपको बताना था ना। तो इसका ए वाला सही होगा, माफी चाहूंगी, यहां पर ए वाला सही होगा, यानी पहला और दूसरा सही है।
ठीक है, पहला और दूसरा जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ संबंध और उनके कार्यकाल के बारे में दिया है, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ जो तीसरा वाला दे रखा है ये गलत है। मतलब एक बार कार्यकाल पूरा हो गया है तो दोबारा उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर उसी राज्य में, जिस राज्य में वो पहले काम कर रहा था, या किसी अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, उसमें कोई यहाँ बंदिश नहीं है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, और इसलिए हमने ए को चुना है। यहाँ पर हमें सही चुनना था। इसके बाद 89 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की जो शक्तियां और उसके कार्य हैं उससे संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और यह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसका अध्यक्ष होता है। यह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, मतलब चीफ स्पोकमैन होता है। तो यहां पर आप देखकर बताइए कि मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में गलत क्या दिया है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है 89 का वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष होता है। ठीक, ये वाला जो इसमें प्रावधान दिया है यही गलत है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है, न कि अध्यक्ष। और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक, तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 90 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें यह कहा गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से ज्यादा नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, उस अनुच्छेद का यहाँ पे आपको अता पता बताना है। नीचे कुछ नाम दिए हैं, तो 163 है, 166 है, 167 है और 168 है। आप देखकर बताइए। और जो 90 है इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से। पहले ये स्टेटमेंट है और आपको ये बताना था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से आर्टिकल में आता है। और इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं दिया हुआ है जिसमें कि ये अनुच्छेद या जो प्रावधान है ये शामिल होता हो। तो इसमें उत्तर ही गलत है। जितने दिए हैं इसमें से कोई भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। असल में अनुच्छेद 164 जो है उसमें इस प्रकार के प्रावधान दिखाई देते हैं। उसमें आप देखते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये जितने भी प्रोविजन यहाँ दे रखे हैं वो असल में आर्टिकल नंबर 164 से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 2 स्टेटमेंट है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में 2 सदन है। और कौन कौन से राज्य हैं तो उसमें नाम दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहां पे विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। मतलब दोनों को कंबाइंडली विधानमंडल कहा जाता है और इसमें एक हिस्सा विधान परिषद होता है और दूसरा विधानसभा होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा केंद्र स्तर पर है वैसे ही। तो आप देखकर बताइए इसमें से सही कौन सा है। और प्रश्न संख्या 91 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक, वर्तमान में 19वां जो प्रश्न है, माफ कीजिएगा 91 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अगर देखा जाए तो वर्तमान में यानी 2019 तक का जो आंकड़ा था उसमें केवल 6 राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं इसमें अगर आप देखें तो आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 6 राज्य। और उसके अलावा अगर आप देखिए तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। विधानमंडल जो राज्य का होता है उसमें राज्यपाल होता है, उसका हिस्सा होता है, और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट इसका है वो विधानसभा है। और जिन राज्यों में दो सदन वाली विधानसभा या व्यवस्था है तो उसमें विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों शामिल होते हैं। और विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है और द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहलाता है, जबकि विधानसभा जो है वो निचला सदन होता है। ऐसा आप देख, तो ये दोनों ही गलत है। आप देख पा रहे हैं पहले वाले में राज्यों के नाम गलत दिए थे और यहाँ पे राज्यपाल को छोड़ दिया है, सिर्फ विधान परिषद और विधानसभा दिया है। जैसे आप देखते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी होता है और उसके अलावा तब जाकर जो अपर हाउस और लोअर हाउस है उनको हम लोग लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ राज्य स्तर पर भी है, वही संरचना है, बस राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल हो जाएगा। इसके बाद 92 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 जो हिस्सा होता है सदस्यों का, उसका निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। लेकिन वे अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए, मतलब कम के नहीं होने चाहिए। और 1/5 सदस्य जो होते हैं, मतलब 1/5वां हिस्सा जो सदस्यों का होता है उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और 1/6वां हिस्सा जो सदस्यों का होता है उसको राज्यपाल नामित करता है। ये पूरा सिस्टम है। तो विधान परिषद के अंदर जो चुनाव वगैरह होते हैं उससे संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि 1/5 जो है वो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक,
ये वाला जो इसमें दिया है यही एकमात्र गलत है, बाकी सब सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 या 1/3 जिसे आप कहते हैं, तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जो होते हैं वहाँ से, इसमें नगर पालिका, जिला बोर्ड, इन सब के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक लोग जो हैं वो निर्वाचित करते हैं, और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। मतलब इसमें आप देखते हैं, लेकिन वे अध्यापन माध्यमिक स्कूलों से कम का नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये पूरा प्रावधान है, तो इसका जो सी वाला है वो इसमें गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद 93 को देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या समान है? तो यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं, आंध्र बिहार है, बिहार कर्नाटक है, कर्नाटक महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र तेलंगाना है। देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है 93 को आपने देखा बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि बिहार और कर्नाटक, ठीक, बिहार और कर्नाटक में दोनों में सदस्यों की संख्या यहाँ विधान परिषद में एक जैसी। कितनी कितनी है? अच्छा, तो बिहार में भी 75 है, ध्यान से देखिएगा, बिहार में भी 75 है और कर्नाटक में भी 75। इसके बाद 94 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर ऑफ सीट है उसको बेस बनाकर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्टेट्स हैं उनको अरेंज करना है। तो वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, करके देखिए कौन सा क्रम सही होगा। 94 और 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि ये पहले से अरेंज है, कुछ करना ही नहीं था। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। मतलब पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में देखा जाए तो 288, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230। यही डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब उसमें पहले बड़ा वाला को रखते हैं और जो सबसे छोटा वाला होता है उसको बाद में रखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 95 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो आर्टिकल्स और प्रावधान है वो दे रखे हैं। तो आर्टिकल नंबर 168, इसमें राज्यों के अंदर विधायिकाओं के गठन की बात की गई है। 170 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें विधान परिषदों के गठन की बात की गई है। राज्यपाल द्वारा जो विशेष संबोधन है वो 171वें में है और विधानसभाओं का गठन जो है ये 176वें में है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। 95 आप देख रहे हैं, इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि अनुच्छेद 168 इसमें राज्यों में विधायिकाओं का गठन, ये वाला जो प्रावधान है ये गलत दिया है, माफ कीजिएगा। सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना था, तो ए वाला इसमें एकमात्र सही है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 170 ये जो विधानसभाएं होती हैं उनके गठन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है और यहाँ पर क्या दिया है, 170 में विधान परिषद घुसा दिया है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत है। 171 जो है उसमें विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 176 की अगर बात की जाए तो उसमें राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन का प्रावधान है। यहाँ पे 176वां जो है उसमें राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन का प्रावधान है। तो ये पूरा हमने देखा। ठीक, इसका जो सिर्फ ए वाला है वही सही, बाकी सब गलत। 96 को देखते हैं। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई और निम्नलिखित में से कौन बंबई उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 1862 और गोवा, 1865 और दादरा नगर हवेली, 1862 और पुडुचेरी, 1865 और दमन दीव। आप देखकर बताइए। और 96 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि 1862 और पुडुचेरी, मतलब इसकी स्थापना कब होती है, 1862 में होती है। और इसके न्यायिक क्षेत्र में आने वाले जो इलाके हैं उसमें महाराष्ट्र तो आता ही है, उसके अलावा गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव वाला जो पूरा केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल है, वो भी इसी के जो न्यायिक क्षेत्र है उसके तौर पे देखा जाता है। इसके बाद 97 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से आर्टिकल और प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आप देखकर बताइए इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत विकल्प कौन सा है। 97 और 97 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब आर्टिकल 218 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे जो हाई कोर्ट का गठन है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रावधान दिया है वही गलत है। तो फिर सही क्या है यहाँ पे? देखिए ये जो प्रावधान है ये 218 में नहीं है बल्कि 216 में है। यहाँ पे 218 दिया है ना, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा और इसीलिए ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। लेकिन हमें गलत चुनना था तो हमने बी को चुना है। ठीक, इसके बाद 98 को देखते हैं। गलत विकल्प का यहाँ भी आपको चयन करना है। तो आर्टिकल 371A और इसमें जो प्रावधान है वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 371F की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371I की बात करें तो गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, और अनुच्छेद 371J की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। तो इसमें से गलत कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि आर्टिकल 371J जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान
ये वाला जो है ये गलत है। तो फिर सही क्या है? 371 जे। ठीक है, 371 जे जो है इसमें कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दे दिया है, तो इसीलिए ये गलत है। इसके बाद 99 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अशोक मेहता समिति, और इसकी जो तारीख दी है वो 1978 है। GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और थुंगन कमेटी जो है वो 1988। तो आप देखकर बताइए कि ये जो 99 है इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, और 99 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये इसमें सही है, लेकिन पहला वाला जो अशोक मेहता समिति की डेट दी है वो 1978 नहीं होगी बल्कि 1977 होगी। याद रखिएगा 1977, न कि 1978। आगे बढ़ते हैं। 100 और लास्ट जो MCQ है उसको देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल होती है, और 23वां संशोधन अधिनियम जो है ये 1969 का है। असम राज्य में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया जाता है। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर दो अलग अलग जो अमेंडमेंट एक्ट है उनके बारे में बात हो रही है। ये 21 और 23 नंबर का है, एक 1967 का है और दूसरा 1969 का है। कौन सा सही है बताइए। देखिए इसका अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ ए वाला सही है, मतलब ए का मतलब ये हुआ कि पहला वाला सही है, ओनली फर्स्ट। ठीक, कैसे? 22वां संशोधन अधिनियम जो 1969 का है उसमें असम राज्य में से एक अलग स्वायत्त राज्य अलग कर लिया गया, और वो जो स्वायत्त राज्य है वो मेघालय कहलाता है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे संशोधन का क्रम दिया हुआ है, असम राज्य में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण होता है, ये 23वें नंबर का नहीं है, ये 22वें नंबर का है। क्रम गलत दिया है, तो इसीलिए दूसरा वाला गलत है, पहला वाला एकदम सही है, और इसीलिए हमने ए को चुना है क्योंकि हमें सही चुनना था। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs कंप्लीट किए हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ और सेक्शन वाइज मिलते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।